हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेपेंड रिलेशनशिप के बारे में एंड डिग्री ऑफ इट्स प्रोहिबिशन। सिंपल सा रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक समझोगे तो आप इसको लॉन्ग फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डील कर लोगे। नहीं ध्यान से समझोगे, रटने की कोशिश करोगे, कभी क्लियर नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहली बात, सेपेंड रिलेशनशिप होता क्या है? सेपेंड रिलेशनशिप इज सेम पिंड का होना। सेम पिंड एक सेंस में आप ऐसे समझ लो जैसे पिंड, गांव, आप एक परिवार के हो, सपिंड हो। ठीक है, किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है? एसेंडेंट और डिसेंडेंट पहले समझ लेते हैं। एसेंडेंट होता है जब आप ऊपर की तरफ जाते हो फैमिली में, और डिसेंडेंट होता है जब नीचे की तरफ आते हो। जैसे ये जो चार्ट बना रखा है, इसमें हम समझा देंगे इस बात को। 3 जनरेशन एसेंडेंट देखते हैं मदर की तरफ, 5 जनरेशन देखते हैं फादर की तरफ। ये जो होते हैं ये आपके सपिंड होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला आप खुद होते हो, पहला वो इंसान खुद होता है। ठीक है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेस किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक ये बंदा है एक्स। ठीक है, इसके ये पेरेंट्स हैं, हमने देखा मदर और फादर। अब ये मम्मी के पेरेंट्स हैं नाना नानी, ये पापा के पेरेंट्स हैं दादा दादी। मम्मी पहली जनरेशन आप खुद हुए, सेकंड जनरेशन आपकी मदर, थर्ड जनरेशन नाना नानी। 3 जनरेशन ये जो ऊपर की तरफ हमने असेंडेंट्स देखे अपने, इतने में ये सपेंड हैं आपके। ठीक है, अब इस तरफ जाते हैं फादर की तरफ, आपके पापा, आपके दादा दादी। अब दादा दादी में भी दादाजी की फैमिली में देखो, ये आपके पर दादा दादी होंगे, ये भी पर दादा दादी लगेंगे, मतलब नानी के, दादी के पेरेंट्स। फिर ये पर दादा दादी, उनके भी पेरेंट्स। बेसिकली 5 जनरेशन, जैसे पहली ये, दूसरा जनरेशन ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये आपके सपेंड हुए फादर के साइड से, ये सपेंड हुए मदर की साइड से। ये तो हमने देख लिया कैसे क्लेम करते हैं ऊपर की तरफ, कैसे पहचानते हैं। अब 2 लोग सपेंड कब होते हैं? 2 persons आर सेड टू बी सपेंड ऑफ ईच अदर इफ, पहला है one is a lineal ascendant of the other within the limits of सपेंड रिलेशनशिप। एक अगर इंसान दूसरे के लीनियल असेंडेंट में आता है तो वो उसका सपेंड है। ठीक है, लीनियल असेंडेंट यही जो भी हमने समझा था, इसी को कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखो, 3 जनरेशन मदर की तरफ, 5 जनरेशन फादर की तरफ, ये हमने यहाँ समझ लिया। फर्स्ट वो इंसान खुद होता है जिसकी बात हो रही होती है, फर्स्ट जनरेशन वो खुद होता है। ऑलवेज ट्रेस्ड अपवर्ड, ये भी हमने पढ़ लिया। इट इंक्लूड्स लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, फुल, हाफ, यूट्रीन, एडॉप्टेड, एवरीवन। इसका बेसिक मतलब क्या है? फुल, हाफ, यूट्रीन, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर सेम लीनियल असेंडेंट में हैं एक दूसरे के सपेंड में, तो वो 2 लोग सपेंड में रिलेशन में हैं। ठीक है, डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन हम आगे देखेंगे। सेम लीनियल असेंडेंट मतलब, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, ये एक बंदा है एक्स। ठीक है, ये इसके फादर हैं और ये इसके कौन हुए? दादा हुए, और ये दादी हुई। राइट, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लो दादा दादी का एक बेटी और है, तो एक्स की कौन लगी है? बुआ लगी। राइट, बुआ के भी 2 बच्चे हैं, ए और बी। अब अगर हम क्लेम करेंगे ये जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ठीक है, और बी से मान लो शादी करना चाहता है एक्स, बी के हिसाब से क्लेम करेंगे 1, बुआ 2, यहाँ तक तो अलग अलग हैं। 3 में देखो कॉमन हो गया, क्योंकि ये पेरेंट्स दादा दादी जो हैं इस एक्स के लिए और बी के लिए कॉमन हो गए, तो ये एक सपिंड के मेंबर हो गए, क्योंकि पापा की तरफ 3 जनरेशन तक देखा जाता है, इसलिए ये शादी नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल लेके समझने की हमने कोशिश की है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है लेजिटिमेट इलेजिटिमेट, ये हमने क्यों लिखा? मान लो ये जो शादी करना चाहता है बी से, देखो ये अडॉप्टेड है, और ए जो है उनकी अपनी बेटी है बुआ की, तो आपकी केस में देखो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, ठीक है, असेंडेंट आपके ये हो गए 3 पीढ़ी। इसके केस में ये 1 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सेम मतलब ये पूरा एक में गिनते हैं 3, ये 4 और ये 5। 4-5 तक तो जाने की नौबत ही नहीं आ रही है। पहला चलो सब अलग हैं। मान लो अगर वो ए से शादी करना चाहता है, जो बुआ की अपनी ब्लड रिलेटेड बेटी है। ठीक है,
सेकंड दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। थर्ड लेकिन सेम हो गए, तो ये सेपेंड हो गए। अब ये अडॉप्टेड है, तो कोई कह सकता है ये इसका तो बुआ से कोई खून का रिश्ता ही नहीं है, बट इट डज़ नॉट मैटर। कानूनी तौर पे लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, फुल ब्लड हो, हाफ ब्लड हो, यूट्रीन ब्लड हो, अडॉप्टेड हो, सब सेपेंड में माने जाते हैं। अगर ये मान लो बुआ की इलेजिटिमेट बेटी होती, कि फॉर एग्जांपल बुआ का मान लो किसी से अफेयर होता, उनका बच्चा होता, तो भी नहीं माना जाता। हाफ ब्लड होता, बुआ को कोई सेकंड हस्बैंड होता या किसी और का बच्चा होता, पर घर में अगर बेटी के रूप में है तो नॉट अलाउड। ये बेसिक हो गया सेपेंड। सेकंड क्या है? इफ़ दे हैव कॉमन लीनियल असेंडेंट हु इज़ विद इन लिमिट्स ऑफ सेपेंड विद रेफरेंस टू देम। यही जो अभी बात मैंने समझाई ये वही है। इफ़ कोइंसाइडिंग फॉर टू पीपल दे कैन नॉट मैरी, वही जो हमने समझा, जैसे अभी हमने समझा ना एक्स एंड ए कैन नॉट मैरी एज उनकी थर्ड जनरेशन कॉमन है। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। लास्ट में शॉर्ट में बोलूँ, दो लोग सेपेंड कब होते हैं? जब उनकी लीनियल असेंडेंट वन इज़ द लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। खुद ही लीनियल असेंडेंट है, जैसे एक्स का लीनियल असेंडेंट ये है, ये सब एक्स के लीनियल असेंडेंट हैं, तो ये तो हर हाल में सेपेंड में आते हैं। और सेकंड है इफ़ दे हैव कॉमन लीनियल असेंडेंट, जैसे ये कॉमन वाले हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। मैं लास्ट टाइम एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट जो ए पॉइंट है उसमें उन्होंने बोला वो लोग खुद लीनियल असेंडेंट हैं, तो एक्स के लीनियल असेंडेंट ये हैं मदर की तरफ और ये हैं फादर की तरफ, ठीक है। ये लोग हर हाल में इसके सेपेंड में आते हैं। सेकेंड पॉइंट बोला अगर कॉमन लीनियल असेंडेंट है तो भी मैटर करेगा। कॉमन लीनियल असेंडेंट जैसे एक्स, ए और बी के केस में ये लोग कॉमन हैं, ये सब कॉमन हो गए, है ना, तो ये भी सेपेंड में माने जाएंगे। और अगर दो लोग के लिए कहीं भी सेपेंड कोइंसाइड कर रहा है, मदर की तरफ 3 जनरेशन, फादर की तरफ 5 जनरेशन, दे कैन नॉट मैरी, ठीक है। ये बेसिक हो गया और इसमें ये हमने पढ़ी लिया कौन कौन इंक्लूडेड है। आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, किस डिग्री तक रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड है ये समझते हैं। वन इज़ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, अगर आप खुद लीनियल असेंडेंट हो तो ऑब्वियसली क्लियरली प्रोहिबिटेड है। जैसे हमने यहाँ पे फिर से एक्स को लिया है, एक्स है, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स जनरेशन 1, उसके फादर मदर, ठीक है। ये हो गई जनरेशन 2, ये उसकी हो गई देखो जनरेशन 3, ओके। यहाँ पे भी 3 है उसके लिए, ओके। और फादर की साइड पे हमने देखा ये जनरेशन 4, जनरेशन 5, ओके। इतना हमने समझ लिया। अब खुद अगर लीनियल असेंडेंट है, वन इज़ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर, तो उससे तो आप शादी नहीं कर सकते। बेसिकली लड़का है क्योंकि एक्स हमारे लिए, तो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, अपनी नानी से शादी नहीं कर सकता और अपनी दादी से शादी नहीं कर सकता। बेसिकली जो उसके लीनियल असेंडेंट है उनसे तो नहीं कर सकता। ये बहुत बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? वन वॉज हस्बैंड वाइफ ऑफ लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। इसको कोई ऐसे सोचेगा अरे हस्बैंड वाइफ ऑफ लीनियल असेंडेंट, तो अगर तुम हो, तुम्हारे फादर हैं, तो ऑब्वियसली अपने फादर की वाइफ से शादी थोड़े करोगे, वो तो तुम्हारी अपनी मम्मी हुई। बट ऐसा नहीं है। हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ लीनियल असेंडेंट कोई और भी हो सकता है। मान लो आपके फादर ने दूसरी शादी कर ली, जैसे यहाँ पे देखा एक्स है। असेंडेंट और डिसेंडेंट ये भी ध्यान रखना, दोनों वर्ड लिखे हैं। इसको कैसे समझना है? एक्स की बात कर रहे हैं, उसके असेंडेंट कौन है? उसके फादर की वाइफ, ये तो उसकी अपनी मदर हुई। बट मान लो फादर ने आपके दूसरी शादी भी की है, सेकेंड वाइफ है, तो आप उनकी इस वाइफ से भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी असेंडेंट है, आपके फादर की वाइफ है वो, ठीक है। और मान लो आपकी मदर ने दूसरी शादी कर ली होती तो आप उनसे भी, मतलब यहाँ पे बेटी होती है करिए, और मदर ने दूसरी शादी कर ली होती तो आप उनके न्यू हस्बैंड से, सेकंड हस्बैंड से शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो हस्बैंड हैं आपके लीनियल असेंडेंट के। सेम अप्लाइज ऑन डिसेंडेंट ऑल्सो। जैसे ये एक्स है, उसके 2 बच्चे हमने देखे, ए और बी एक बेटा है, ठीक है। इसकी वाइफ कौन है? क्यू। तो ये एक्स अपनी बहू से शादी नहीं कर सकता, डिसेंडेंट है इसकी और इसके बेटे की वाइफ है, वाइफ ऑफ डिसेंडेंट। मान लो ए बेटी है, इसका हस्बैंड है सी, और ये जो सास हुई, मतलब सास मतलब ए की मदर हुई, मान लो ये फीमेल है, ठीक है, और ये बेटी है, इसका हस्बैंड है सी, तो ये दोनों भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन है? हस्बैंड ऑफ डिसेंडेंट। समझ में आया? बहुत सिंपल है। आप
अपने एसेंडेंट या डिसेंडेंट में से उनके हस्बैंड या वाइफ से शादी नहीं कर सकते। आपके एसेंडेंट की 1 बीवी हो, 4 बीवी हो, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। आपके डिसेंडेंट के केस में भी सेम अप्लाई होता है, ठीक है, सिंपल। और ये भी यहाँ मैं फादर तक लिख रही हूँ, सेम अप्लाइज ऑन ग्रैंडफादर। तो दादी से नहीं कर सकते, दादाजी ने 10 शादियाँ कर रखी हूँ तो भी, समझ रहे हो, सिंपल है। थर्ड पॉइंट आते हैं, और थोड़ा सुनने में वियर्ड है आई नो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली सोचने में लगता है कौन दादी से शादी कर रहा है, बट इट्स जस्ट अ रूल, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। थर्ड इज़, वन इज़ वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ फादर्स और ऑफ मदर्स ब्रदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर्स ब्रदर। एकदम कचकच है ये सिर में समझने के लिए, अगर इसको ऐसे पढ़ेंगे ये बिल्कुल दिमाग का दही करने वाली बातें हैं। अब हम इसको सिंपल समझते हैं। अगर कोई वाइफ है, ठीक है, ये हमने समझ लिया, वाइफ की बात हो रही है। अब बात है किसकी, क्लियर करते हैं। वाइफ ऑफ फादर, फादर्स ब्रदर यानी आपके चाचा या ताऊ की वाइफ यानी आपकी चाची या ताई जी। मदर्स ब्रदर, मामा, मामा की वाइफ कौन होती है, मामी, उनसे शादी नहीं कर सकते। ग्रैंडफादर्स वाइफ, दादी होंगी, नानी होंगी, उनसे नहीं कर सकते। ग्रैंड मदर के भाई, यानी ग्रैंड मदर के भाई कौन हुए, आपकी जो मम्मी हैं उनके मामा हो सकते हैं, है ना, या आपकी जो बेसिकली आपकी दादी के भाई, आपकी नानी के भाई, है ना, तो वो आप, हम लोग उन्हें भी दादा नाना ही बोलते हैं, उनकी वाइफ के साथ भी तुम शादी नहीं कर सकते। और साउंड्स वियर्ड बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एंड लास्ट पॉइंट उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है, भाई बहन शादी नहीं कर सकते। आंट और नेफ्यू, आंट और नेफ्यू कौन हुए, चाचा भतीज, चाची और मतलब मौसी और भांजा भतीजा नहीं शादी कर सकते। अंकल और नीस मतलब चाचा भतीजी, ऐसी शादियां नहीं अलाउड हैं, ठीक है। चाची भतीजी हो गई, मामी मामा भतीजी हो गई, मतलब जहाँ पे अंकल और नीस वाला रिश्ता है या आंट और नेफ्यू का रिश्ता है, नॉट अलाउड। भाई बहनों नॉट अलाउड। चाइल्ड ऑफ ब्रदर और सिस्टर, फर्स्ट कज़न, फर्स्ट कज़न मतलब जैसे तुम्हारे मामा का बेटा, तुम्हारे चाचा का बेटा, ताऊ जी का बेटा, बुआ का बेटा, मौसी का बेटा, ये तुम्हारे फर्स्ट कज़न है। उनके जो भी बच्चे हैं, मतलब तुम मौसी के बेटे से शादी नहीं कर सकते या बेटी शादी नहीं कर सकते। इसको एक बार हम शॉर्ट में दोबारा देखते हैं। आई होप सपेंड इज़ क्लियर। इसको मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। सपेंड क्या होता है, हम 3 जनरेशन एसेंडेंट में देखते हैं मदर की तरफ, और हम 5 जनरेशन देखते हैं एसेंडेंट में फादर की तरफ, एक इंसान के लिए। इसको मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्स है, ये खुद फर्स्ट जनरेशन है, इसके माता पिता ये हैं सेकेंड जनरेशन, ठीक है। अब इसकी मम्मी के माता पिता यानी इसके नाना नानी हुए, ये हैं थर्ड जनरेशन। इतना समझ में आया, ये इसके सपिंड हैं, ओके। सेम यहाँ पे ये फादर, यहाँ पे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फिर और ऊपर 5 जनरेशन तक हम देखेंगे। ये फादर की साइड पे 5 जनरेशन हमने देख लिए, ठीक है। ये इसके सपिंड रिलेशन है एसेंडेंट। एसेंडेंट माने ऊपर की तरफ, डिसेंडेंट माने नीचे की तरफ जब रिश्ते देखते हैं हम, ठीक है। जैसे इनके डिसेंडेंट हैं ये, ठीक है, और इनके एसेंडेंट हैं ये, ओके। ये तो हमने समझ लिया सपिंड रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे जो हमने बात की थी। और इसमें सब इंक्लूडेड होते हैं, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, फुल, हाफ, यूट्रीन, एडॉप्टेड, कोई भी तरीके का रिश्ता हो सब इंक्लूडेड है। और अगर आप सपिंड में आते हैं एक दूसरे के, आपकी शादी नहीं हो सकती। ये एक बात हो गई। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिशन, लेट्स डू अ वेरी क्विक रिविजन। वन इज़ लीनियल असेंडेंट ऑफ द अदर। आपका अगर कोई, मैं अपने आप को इमेजिन करके सोचना, जल्दी समझ में आएगा। अगर कोई आपका लीनियल असेंडेंट है यानी आपकी मदर की तरफ 3 जनरेशन, फादर की तरफ में 5 जनरेशन, आप उससे शादी नहीं कर सकते। बेसिकली साउंड्स ऑड, बट आप अपनी माँ से शादी नहीं कर सकते, नानी से नहीं, अगर आप एक लड़का है मान लो, माँ से नहीं कर सकते, नानी से नहीं कर सकते, दादी से नहीं कर सकते, और परदादी से नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। ये हो गए आपके इमीडिएट लीनियल असेंडेंट। अगला रूल था, अगर कोई हस्बैंड या वाइफ है आपके लीनियल असेंडेंट या डिसेंडेंट का, आप उससे शादी नहीं कर सकते। तो आपका लीनियल असेंडेंट कौन हुआ, मान लो आप एक लड़का हो, तो आपका लीनियल असेंडेंट हुए आपके फादर, आपके फादर की वाइफ, आपकी मदर, आप उनसे शादी नहीं कर सकते। आप, हो सकता है आपके फादर ने दूसरी शादी भी कर रखी हो, आप उनसे भी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके असेंडेंट की वाइफ हैं, भले दूसरी हैं पर वाइफ हैं। फिर आपके ग्रैंडफादर,
उनकी वाइफ से नहीं कर सकते, ग्रैंडफादर ने 4 शादियां कर रखी हों, नहीं कर सकते। दूसरी तरफ में जाओगे, यहाँ पे ऐसे 5 जनरेशन फादर की तरफ, और ऐसी मदर की तरफ 3 जनरेशन तक, जिसमें पहली जनरेशन आप खुद हो, आप उनके हस्बैंड या वाइफ हैं। ये लीनियल असेंडेंट में भी आप नहीं कर सकते और डिसेंडेंट में भी नहीं कर सकते। मतलब डिसेंडेंट यानी आपका बच्चा है, आपका बेटा है, उसकी वाइफ है, आपकी बहू लगी, वो आपके डिसेंडेंट है, आपका बेटा, उसकी वाइफ है, आप उससे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके डिसेंडेंट में भी जो लग रहा है, आप उससे भी शादी नहीं कर सकते। और ये तो मतलब नॉर्मल है भी नहीं। खैर, नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, अगर कोई वाइफ है, किसकी, वाइफ ऑफ फादर, चाहे एक हो 2 हो, आपकी एक तो आपकी मदर ही होंगी, दूसरी कोई और हो सकती है, आपके फादर की वाइफ से आप शादी नहीं कर सकते। वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ फादर्स, फादर के भाई, आपके चाचा हो गए, आपके ताऊ हो गए, उनकी वाइफ से आप शादी नहीं कर सकते। मदर्स ब्रदर, मामा हो गए, नहीं कर सकते उनकी वाइफ से शादी। और ग्रैंड फादर्स, दादा हो गए, नाना हो गए, उनके स्पाउसेस से शादी नहीं कर सकते। स्पाउस मतलब पार्टनर होता है, ठीक है। एंड आपकी ग्रैंड मदर के भाई, दादी नानी के जो भाई हैं, यानी आपकी मम्मी के मामा लगेंगे या आपके पापा के चाचा लगेंगे, ताऊ लगेंगे, उनकी वाइफ से भी आप शादी नहीं कर सकते। लास्ट सिंपल, भाई बहन शादी नहीं कर सकते। अब इसमें सब इंक्लूडेड है, सगे भाई बहन हो, कज़न्स हों, बेसिकली हाफ ब्लड हो, मतलब सौतेले हों आपस में। हाफ ब्लड हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कौन है देख लेना। सौतेले भाई बहनें नहीं कर सकते। एक माँ की संतानें हैं लेकिन दोनों के फादर अलग हैं, नहीं कर सकते। आंट नेफ्यू, मौसी भांजा, क्या कहते हैं, मौसी भांजा हो गया, बुआ भतीजा हो गया, नहीं कर सकते। और अंकल नीस हो गया, मामा भांजा, चाचा भतीजा, भतीजी, सॉरी, चाचा भतीजी, नहीं कर सकते। एंड चाइल्ड ऑफ ब्रदर और सिस्टर, आपके भाई या बहन का जो बच्चा है, उससे भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेसिक सपेंड हमने समझ लिया यहाँ पे। इसमें हमने 1-2 एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश की थी, इन्हें देखते हैं। इनको आप देखोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने अलग अलग कलर्स यूज़ करने की कोशिश की थी। जैसे यहाँ पे ये फैमिली दिखाई है कि ये आपकी मदर हुई, ठीक है, मदर के पेरेंट्स ये हुए, ओके, ये नाना नानी हो गए। अब मान लो उनका एक बेटा और है, यानी वो आपका कौन हुआ, मामा हुआ। मामा के 2 बच्चे हुए, पी और क्यू। अब ये बेटी, एक बेटा, आप शादी करना चाहते हो, क्या एक्स शादी कर सकता है, सवाल ये है। तो देखो, एक्स खुद फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन हो गई। पी के एंगल से देखते हैं, पी बेटी है, फर्स्ट जनरेशन वो खुद है, फिर ये मामा जी हैं, और ये थर्ड है। थर्ड देखो कॉमन हो गई, तो ये दोनों शादी नहीं कर सकते। तो नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं मामा की बेटी है, उसकी नहीं करोगे, है ना। कुछ कस्टम्स में होता है, लेट्स बी वेरी क्लियर, इवन इन हिंदू रिलीजन कुछ रीजन्स हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मामा और भांजी की शादी होती है। वहाँ पे रूल है जो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, आपको प्रूव करना होगा कि आपका कस्टम ऐसा है, और ये आज का बनाया हुआ नहीं, कस्टम को लेके हम पहले ही कवर कर चुके हैं क्या क्या रूल्स हैं। आपका कस्टम ऐसा है, अलाउ करता है, एंड इट हैज़ टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट कि ऐसा कस्टम है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के बोल दे हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, नो। ओके, सो आई होप सपेंड इज़ क्लियर एंड आई होप देयर इज़ नो कन्फ्यूजन हियर। हम सेक्शन 4 भी इसी में कवर करते हैं ताकि हमारे 2 सेक्शंस एक साथ हो जाएं। दिस इज़ वेरी सिंपल, एनी टेक्स्ट रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू लॉ और कस्टम यूजेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सीजेस टू हैव इफेक्ट। ये एक्ट आने से पहले हिंदू लॉ या किसी भी कस्टम का कोई भी रूल इंटरप्रिटेशन है, वो सब का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। एंड एनी लॉ विच इज़ इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, वो भी बेकार हो जाता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। थैंक यू सो मच।